देखो स्पर्मेटोजेनेसिस ना हम टॉपिक तो पढ़ चुके, लेकिन डायग्राम रह गया था। डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब स्पर्म जो है, स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है टेस्टिस में? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया है एनसीईआरटी ने। अब देखो ये जो सेल दिखाए हैं कौन से सेल हैं? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम क्या था? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब शुरुआत में हमारे पास है स्पर्मेटोगोनियम। क्या प्रेजेंट है? स्पर्मेटोगोनियम। हम या तो बोलते हैं मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनियम, या तो मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनियम। हमने देखा था ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनर वॉल के पास या तो होंगे मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनियम और होंगे सर्टोली सेल, है ना। उसके बाद जो स्पर्मेटोगोनियम है उनसे क्या बना था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कैसे बना था? कि स्पर्मेटोगोनियम में हुआ था माइटोसिस, और माइटोसिस होके उन्होंने अपना नंबर बढ़ा लिया था। अब इनका नंबर बढ़ गया तो इनमें से ही कुछ सेल्स ने बना दिया था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ था मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद बना था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना था? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने? दो। एक से कितने बने? दो। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें हुआ था मियोसिस 2। तो एक जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उससे कितने स्पर्मेटिड बने होंगे? चार। एक सेकेंडरी एक से तो बने होंगे दो, पर स्पर्मेटोगोनियम से बने होंगे चार। स्पर्मेटोगोनियम से बने होंगे चार। अब जो स्पर्मेटिड बने थे उसका हेड एम्बेड हो गया था इन सर्टोली सेल्स। किस में एम्बेड हो गया था? हेड सर्टोली सेल्स में। ठीक है। फाइनली फिर स्पर्मेटिड से बन गया था स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ का ही एक और नाम था स्पर्म। क्या है एक और नाम? स्पर्म। अब जो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बना है इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। तो हमारे पास था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का इनर वॉल, वहां पे थे स्पर्मेटोगोनियम या मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स। अब स्पर्मेटोगोनियम जो है उसमें पहले कौन सी प्रोसेस हुई? माइटोसिस। पहले क्या हुआ? माइटोसिस। माइटोसिस के बाद इसने अपना नंबर बढ़ा लिया, तो अब कुछ स्पर्मेटोगोनियम को ही हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ था मियोसिस 1 और यहाँ से बना था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ था मियोसिस 2 और हमें मिला था स्पर्मेटिड। हमें क्या मिला? स्पर्मेटिड, जिसका हेड फिर एम्बेड हो गया था इन सर्टोली सेल्स। और ये स्पर्मेटोजोआ जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलेगा, रेटे टेस्टिस में जाएगा, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मिएशन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन। किसका डायग्राम था ये? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। अब डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी। इसमें क्या देखेंगे? देखो ये क्या है? ब्लड वेसल्स। ठीक है, वेन और आर्टरी होगी। उसके बाद सबसे शुरुआत में फीमेल की ओवरी में क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? प्राइमरी oocyte या सेकेंडरी oocyte? प्राइमरी oocyte होता है। फिर प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, है ना। और टर्शियरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? एंड्रम, है ना। एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट है जिसका नाम है एंड्रम। तो टर्शियरी फॉलिकल को तो एंड्रम से पहचान लेना। अब टर्शियरी फॉलिकल में ही बन गया था सेकेंडरी oocyte। क्या बन गया था? सेकेंडरी oocyte। अब जो टर्शियरी फॉलिकल है वो चेंज हो गया था किसमें? ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है। फिर क्या हुआ था? जो सेकेंडरी oocyte था अपने चारों तरफ उसने बना ली थी जोना पेलुसिडा। फिर क्या होगा? 14th डे पे LH का लेवल बिल्कुल पीक पे होगा, है ना, मैक्सिमम होगा। तो ये जो ओवम है ये ओवरी से बाहर निकल जाएगा, जिस प्रोसेस को बोलेंगे ओव्यूलेशन। प्रोसेस का नाम क्या है? ओव्यूलेशन। और जो ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट है वो बना देगा कॉर्पस ल्यूटियम। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत नहीं है। प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत नहीं है। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ही कॉर्पस ल्यूटियम बचेगा, वरना नहीं बचेगा। हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करता है कॉर्पस ल्यूटियम? प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद दिखाया है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। क्या स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis सेम होते हैं? नहीं। अब देखो होगा क्या? सबसे पहले प्रेजेंट है स्पर्मेटोगोनिया। कौन सी स्टेज पे? प्यूबर्टी की स्टेज पे था स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया का एक
मेल जर्म सेल। तो स्पर्मेटोगोनिया को बढ़ाना है अपना नंबर, कौन सी प्रोसेस से बढ़ाएगा? माइटोसिस से। कौन सी प्रोसेस से? माइटोसिस से। अब उस स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होना है, मतलब अपना स्ट्रक्चर चेंज करना है, तो कौन सी प्रोसेस होगी? डिफरेंशिएशन। कौन सी प्रोसेस होगी? डिफरेंशिएशन। जैसे यहाँ पे सेल्स है, मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ ना, ये सेल्स है, ये डिवाइड किए, इन्होंने अपना नंबर बढ़ाया और नंबर बढ़ा के एक स्ट्रक्चर बनाना था, मेरा हाथ बन गया, तो कौन सी प्रोसेस हुई? डिफरेंशिएशन। तो स्पर्मेटोगोनिया ने अपना नंबर बढ़ाने के लिए तो कर लिया माइटोसिस, पर इसको एक स्ट्रक्चर में चेंज होना था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, तो कौन सी प्रोसेस हुई? डिफरेंशिएशन। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 हुआ तो हमें मिला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखो सबसे पहले क्या था? स्पर्मेटोगोनिया। क्या था? स्पर्मेटोगोनिया। एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने? 2। अब ये 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लेके चलो, ये क्या बनाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस 2। क्या होगा? मियोसिस 2। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बन जाएगा स्पर्मेटिड। अब उस स्पर्मेटिड को चेंज होना है किसमें? स्पर्मेटोजोआ में। इसको अपना स्ट्रक्चर चेंज करना है, तो यहाँ भी कौन सी प्रोसेस होगी? डिफरेंशिएशन। ये फाइनली क्या बन गया हमारे पास? स्पर्म। फाइनली क्या बन गया? स्पर्म बन गया। स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे जिसको। ये तो था स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी पूछते हैं, कितनी है? 46। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की 46 है ना। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की 23, स्पर्मेटिड की 23, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ की बोलो, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ की 23 होगी। अब आ जाते हैं oogenesis पे। oogenesis में क्या होगा? सबसे पहले प्रेजेंट थे oogonia, ठीक है। फिर oogonia जो है ये भी अपना नंबर बढ़ाएंगे। हाँ, इन्होंने अपना नंबर बढ़ाने कौन सी प्रोसेस से? माइटोसिस से, है ना। माइटोसिस हुआ, फिर इसको प्राइमरी oocyte में चेंज होना, तो प्रोसेस होगी डिफरेंशिएशन। अब प्राइमरी oocyte में होता है फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, लेकिन वो हो जाता है अरेस्ट हो जाता है किसमें? डिप्लोटीन में, है ना। प्रोफेज 1 में डिप्लोटीन में वो अरेस्ट हो जाता है। फिर बर्थ हो गया, इसका फीटस का बर्थ हो गया, उसके बाद चाइल्डहुड आया, फिर प्यूबर्टी तक जाते जाते इसकी हर एक ओवरी में कितने प्राइमरी फॉलिकल बचे थे? 60,000 to 80,000 बचे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? टर्शियरी फॉलिकल में जाके हमें मिल गया था सेकेंडरी oocyte और साथ में मिली थी फर्स्ट पोलर बॉडी। साइज किसका बड़ा दिख रहा है? सेकेंडरी oocyte का, इसीलिए इस डिवीजन को बोला अनइक्वल डिवीजन, ठीक है। फिर सेकेंडरी oocyte ही चेंज होगा किसमें? ओवम में, और फिर बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी। लेकिन ये कब होगा? जब बॉडी में एंटर करेगा स्पर्म। जब बॉडी में स्पर्म एंटर करेगा तो सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा, और फिर सेकेंडरी oocyte से बड़ा सेल जो बनेगा वो होगा ओवम, और जो छोटा बनेगा वो होगा सेकेंड पोलर बॉडी। तो जब तक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती तब तक उसकी बॉडी में सेकेंड पोलर बॉडी नहीं बनती। हर मंथ उसकी बॉडी में सिर्फ क्या बनेगी? फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। सेकेंड पोलर बॉडी सिर्फ तब बनेगी जब उसकी बॉडी में आएगा स्पर्म। अब ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कल भी बताया था तुम्हें, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 2 जगह चेंजेस होते हैं। कुछ चेंजेस होंगे ओवरी में और कुछ चेंजेस होंगे यूट्रस में। कुछ चेंजेस होंगे ओवरी में और कुछ होंगे यूट्रस में। तो यहाँ पे यूटेराइन इवेंट्स भी दिखाए हैं और ओवेरियन इवेंट्स भी दिखाए हैं। ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल भी चेंज होगा और जो पिट्यूटरी हार्मोन है उनका लेवल भी चेंज होगा। अब ओवेरियन हार्मोन कौन से हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और पिट्यूटरी हार्मोन है एलएच और एफएसएच, जिसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 टाइप के हार्मोन्स का रोल है, एक तो ओवेरियन हार्मोन और एक पिट्यूटरी हार्मोन। ओवेरियन हार्मोन कौन से हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और पिट्यूटरी हार्मोन एलएच एंड एफएसएच। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो सबसे पहला फेज है वो फेज कौन सा है? मेंस्ट्रुअल फेज। सबसे पहला फेज कौन सा है? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में होता है मेंसेस। क्या होता है? मेंसेस। मेंसेस क्या होते हैं कि जब एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट जाती है और वेजाइना के थ्रू वो सारा कंटेंट बाहर आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मेंसेस। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या हुआ? मेंसेस। कितने दिन तक चलता है? लगभग 3 से 5 दिन तक। कितने दिन तक चलेगा? 3 से
से 5 दिन तक, ठीक है। तो ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है? यूट्रस में। कहाँ पे हो रहा है? यूट्रस में, क्योंकि एंडोमेट्रियम किसकी लेयर है? यूट्रस की। अब मेंस्ट्रुएशन में देखो, जो फर्स्ट फेज है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कांस्टेंट है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कांस्टेंट है, पर ज्यादा किसकी अमाउंट दिख रही है? एस्ट्रोजन की। ज्यादा किसकी दिख रही है? एस्ट्रोजन की। तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि मेंस्ट्रुएशन फेज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में से ज्यादा कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन। ज्यादा कौन सा होगा? एस्ट्रोजन। ये तो बात होगी ओवेरियन हार्मोन्स की। उसके बाद बात करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स की। पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल भी लगभग कांस्टेंट है, पर एलएच और एफएसएच में से ज्यादा कौन है? एफएसएच। ज्यादा कौन है? एफएसएच, और एलएच कम है। तो पहले हमने सबसे फर्स्ट फेज की बात की मेंस्ट्रुअल साइकिल में। फर्स्ट फेज कौन सा है? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में होगा मेंसेस। क्यों हुआ? क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट गई है ना। उसके बाद हमने देखा ओवेरियन हार्मोन्स का लेवल। ओवेरियन हार्मोन दो हैं, एक तो है एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरोन। दोनों का लेवल लगभग कांस्टेंट है, लेकिन ज्यादा कौन सा है? एस्ट्रोजन। ज्यादा कौन सा है? एस्ट्रोजन। फिर हमने पिट्यूटरी हार्मोन्स का देखा, लेवल लगभग कांस्टेंट है, पर ज्यादा कौन सा है? एफएसएच। ज्यादा कौन सा है? एफएसएच। अब अगला जो फेज है वो था फॉलिक्यूलर फेज, और फॉलिक्यूलर फेज का ही एक और नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। एक और नाम क्या है? प्रोलिफरेटिव फेज। ऐसा क्यों? फॉलिक्यूलर फेज तो हमने नाम दिया ओवरी की वजह से, और प्रोलिफरेटिव फेज हमने नाम दिया यूट्रस की वजह से। फॉलिक्यूलर फेज नाम हमने क्यों दिया? क्योंकि इसी फेज में क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, देन टर्शियरी एंड देन ग्राफियन फॉलिकल, ये बनते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया फॉलिक्यूलर फेज। पर प्रोलिफरेटिव फेज नाम क्यों दिया? क्योंकि फॉलिक्यूलर फेज में ही एंडोमेट्रियम लाइनिंग का होता है रीजनरेशन। एंडोमेट्रियम लाइनिंग का होता है रीजनरेशन। कौन से प्रोसेस के थ्रू? प्रोलिफरेशन के थ्रू। किसके थ्रू? प्रोलिफरेशन के थ्रू। तो जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज के कितने नाम हैं? दो नाम, एक तो फॉलिक्यूलर फेज और दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिक्यूलर फेज नाम क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है इन ओवरी, और दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज। ये नाम क्यों दिया? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम यहाँ टूट गई थी, उस एंडोमेट्रियम का अब इस फेज में होगा रीजनरेशन थ्रू प्रोलिफरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, फॉलिक्यूलर फेज में क्या होता है कि जो फॉलिकल्स डेवलप हो रही हैं, अब यहाँ पे कौन से हार्मोन्स का रोल आएगा? पिट्यूटरी हार्मोन का भी और ओवेरियन हार्मोन्स का भी, है ना, फॉलिक्यूलर फेज में। अब ओवेरियन हार्मोन्स में क्या है हमारे पास? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। हमने कल भी पढ़ा था कि जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, वो डेवलपिंग फॉलिकल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे? इसमें से एस्ट्रोजन। वो डेवलपिंग फॉलिकल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगी? एस्ट्रोजन। क्यों रिलीज करेंगी? क्योंकि देखो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी रिलीज करेगा गोनाडोट्रोपिन्स। पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा? गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स कौन से हैं? एलएच और एफएसएच। वो एलएच और एफएसएच इन ग्रोइंग फॉलिकल्स को बोलेंगे कि तू डेवलप तो होती जा, पर साथ में रिलीज करती जा एस्ट्रोजन। तो देखो फॉलिक्यूलर फेज में प्रोजेस्टेरोन तो अभी कांस्टेंट है, पर लेवल बढ़ गया किसका? एस्ट्रोजन का। धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है किसका? एस्ट्रोजन का। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल से बन रहा है सेकेंडरी, देन टर्शियरी एंड देन फाइनली बन गया ग्राफियन फॉलिकल। तो ये फॉलिकल जैसे जैसे बनती जा रही है, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती जा रही है? एस्ट्रोजन। तो फॉलिक्यूलर फेज में धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब बात करेंगे एलएच और एफएसएच की। हो क्या रहा है? एलएच और एफएसएच दोनों का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि पिट्यूटरी ने रिलीज करना शुरू किया है। कम हो रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, लेकिन आगे आके देखो थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया ना, ये थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होगा धीरे धीरे, ग्रेजुअली लिखा है एनसीईआरटी में। ज्यादा कौन सा बढ़ेगा? लेकिन एलएच। ज्यादा कौन सा बढ़ेगा? एलएच। क्यों? क्योंकि 14th डे पे क्या आएगा? एलएच सर्ज, ठीक है। तो क्या होगा? जो ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेंगे? एस्ट्रोजन। तो ओवरी के अंदर तो ज्यादा कौन सा हार्मोन बढ़ रहा है? एस्ट्रोजन। और यहाँ पे ज्यादा कौन सा बढ़ रहा है? एलएच, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज आएगा ओव्यूलेटरी फेज। नेक्स्ट फेज कौन सा है? ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है और एलएच और एफएसएच भी बढ़ रहा है। फिर 14th डे पे क्या होता है? एलएच का लेवल बिल्कुल पीक पे होता है, एलएच सर्ज आ जाएगा, और एलएच सर्ज कॉज कराएगा रप्चर ऑफ
ग्राफियन फॉलिकल, ये कराएगा रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल अगर टूट गया तो रिलीज होगा ओवम। क्या रिलीज होगा? ओवम, जिस प्रोसेस को बोलेंगे ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन लगभग कौन से डे पे हुआ? 14th डे पे। अब क्या हुआ? ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट है वो बनाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। तो देखो कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। ये सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन। तो एकदम से जब ल्यूटियल फेज आएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम के बनते ही कौन सा हार्मोन अप गया? प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन अप गया? प्रोजेस्टेरॉन। और एस्ट्रोजन कम हो गया। एस्ट्रोजन कम हो गया, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कौन सा उसमें बढ़ता है? ल्यूटियल फेज। किस में बढ़ेगा? ल्यूटियल फेज में। ल्यूटियल फेज का इन्होंने एक और नाम दिया है सिक्रीटरी फेज। एक और नाम क्या है? सिक्रीटरी फेज, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया। फिर क्या होगा? एफएसएच जो है वो एलएच के कंपैरिजन में तो कम है। फिर जब नई साइकिल आएगी तो दोबारा इनका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। बस ये पीक पे है। कब? 14th डे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा? जब यहाँ पे दोबारा अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया तो वापस से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटेगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटेगा तो अब एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला कोई भी नहीं है। एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला नहीं है तो फिर से अगली साइकिल शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेंसेस फिर से आ जाएगा। फिर से एंडोमेट्रियम टूटेगी और ब्लीडिंग फेज शुरू हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुएशन फेज का एक और नाम है ब्लीडिंग फेज। फॉलिक्यूलर फेज का एक और नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। उसके बाद ल्यूटियल फेज का एक और नाम है सिक्रीटरी फेज। एक और नाम क्या है? सिक्रीटरी फेज। तो हमने इस डायग्राम में देखा मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में इवेंट्स कितनी जगह चलेंगे? दो जगह, है ना। एक तो ओवरी में और एक यूट्रस में। हार्मोन्स कौन कौन से काम में आएंगे? ओवेरियन हार्मोन्स और पिट्यूटरी हार्मोन्स। अब ओवेरियन हार्मोन्स में कौन कौन है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और पिट्यूटरी हार्मोन्स में एलएच, एफएसएच। पिट्यूटरी हार्मोन्स में है एलएच और एफएसएच। फिर सबसे पहला फेज जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो कौन सा है? मेंस्ट्रुएशन। क्या है? मेंस्ट्रुएशन। अब इसके अंदर सबसे पहले होगा मेंसेस। क्या होगा इसमें? मेंसेस। इसका एक और नाम क्या बताया? ब्लीडिंग फेज। एक और नाम क्या है? ब्लीडिंग फेज। अब इस जो फर्स्ट फेज हमारा मेंस्ट्रुअल फेज, इसके अंदर हार्मोन्स का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में बताओ, ओवेरियन हार्मोन्स की बात करेंगे। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हाँ, ओवेरियन हार्मोन्स दोनों यहाँ पे कांस्टेंट है। दोनों हार्मोन कांस्टेंट हैं, लेकिन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में ज्यादा लेवल किसका है? एस्ट्रोजन। ज्यादा लेवल किसका है? एस्ट्रोजन का। उसके बाद बात करेंगे पिट्यूटरी हार्मोन्स की। पिट्यूटरी हार्मोन्स में अगर बात करें तो दोनों का लेवल लगभग कांस्टेंट है, पर ज्यादा कौन सा है? एफएसएच। ज्यादा कौन सा है? एफएसएच। अब फर्स्ट फेज के बाद आगे कौन सा फेज आएगा? फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज का इन्होंने एक और नाम बताया, बताओ। प्रोलिफरेटिव फेज। क्यों बोला है पता चल गया? प्रोलिफरेटिव फेज। अब इसके अंदर क्या होगा? हार्मोन्स का लेवल अगर देखें तो एस्ट्रोजन का हाई होगा और एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे ज्यादा होगा और प्रोजेस्टेरॉन यहाँ भी कांस्टेंट रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन तो यहाँ पे कांस्टेंट, पर एस्ट्रोजन का लेवल हाई इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स है वो रिलीज करेंगे एस्ट्रोजन। ठीक है,
LH और FSH पे इतना फर्क नहीं। फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, LH और FSH भी लिखा है एनसीईआरटी में, LH एंड FSH इंक्रीज बट ग्रेजुअली, है ना, इंक्रीज बट ग्रेजुअली। और ये LH और FSH ही ओवेरियन फॉलिकल्स को बोलते हैं कि तुम रिलीज करो एस्ट्रोजन। स्टिमुलेट्स, किसको स्टिमुलेट करेंगे, ओवेरियन फॉलिकल्स को, जो प्राइमरी सेकेंडरी से बना है इनको ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेंगे। और फिर जैसे जैसे ये ग्रो होंगे ये सिक्रीट करेंगे एस्ट्रोजन, इसीलिए एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है धीरे धीरे। फिर नेक्स्ट फेज कौन सा है, ओव्यूलेटरी फेज। अब ओव्यूलेटरी फेज में आएगा LH सर्च, यहाँ पे आएगा LH सर्च, मतलब LH होगा अपने पीक पे, है ना। FSH का लेवल भी बढ़ेगा पर ज्यादा कौन सा होगा, LH बढ़ेगा दोनों का, पर LH ज्यादा होगा। उसके बाद बात करें अगर ओवेरियन हार्मोन्स की, तो ओवेरियन हार्मोन्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में से ज्यादा कौन सा होगा, एस्ट्रोजन ज्यादा कौन सा होगा, एस्ट्रोजन यहाँ पे ज्यादा होगा और प्रोजेस्टेरोन कम होगा। उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है, भावना नहीं आई आज, नेक्स्ट फेज है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होगा, यहाँ पे बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करेगा प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोड्यूस करेगा प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल ल्यूटियल फेज में बढ़ गया और एस्ट्रोजन का घट गया, है ना। प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया और एस्ट्रोजन तो कम ही हो गया, क्योंकि जो फॉलिकल्स थे वो तो अब गए ना, है ना। तो ल्यूटियल फेज में एस्ट्रोजन कम और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा हो गया। ल्यूटियल फेज का एक और नाम सेक्रेटरी फेज। बस इतना ही था ना। फिर लास्ट में क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल फिर से कम और फिर से नई साइकिल शुरू। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम तो एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी और अगली साइकिल शुरू हो जाएगी। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया, oogenesis पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन सुन लिया ना तुम लोगों ने, आज समझ आएगा। देखो, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन का एक और नाम क्या बताया था, कोइटस, सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वजाइना, जिसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं इंसेमिनेशन का मतलब क्या है कि मेल रिलीज करेगा स्पर्म इनटू द वजाइना, है ना, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट या वजाइना। अब ये जो प्रोसेस हो रही है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन या कोइटस। एक और वर्ड बताया था, इंटरकोर्स। The motile sperms swim rapidly pass through the cervix. अब sperm जो है वो मोटाइल होता है, क्यों होता है मोटाइल, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टेल। अब ये पास करेगा cervix के थ्रू और फिर एंटर करेगा यूट्रस में और फाइनली पहुंच जाएगा एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब तक। एम्पुलरी रीजन था फैलोपियन ट्यूब का वाइडर पार्ट, है ना। फैलोपियन ट्यूब के वाइडर पार्ट को क्या बोलते हैं, एम्पुला। तो हुआ क्या कि प्रोसेस चल रही है कौन सी, कोइटस या कॉपुलेशन चल रहा है, जिसमें पेनिस जो है वो फीमेल के वजाइना में रिलीज कर देगा सीमेन। क्या रिलीज करेगा, सीमेन रिलीज करेगा। अब बताओ सीमेन किस किस से मिलके बना है, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, उससे मिलके बना होता है सीमेन। अब सीमेन के अंदर प्रेजेंट है स्पर्म, तो ये मोटाइल स्पर्म अब रैपिडली स्विम करेंगे और पहुंचेंगे सर्विक्स। पास थ्रू द सर्विक्स एंटर इनटू द यूट्रस, है ना। सर्विक्स से पास करके और फिर कहां पहुंच जाएंगे, यूट्रस में पहुंच जाएंगे और फाइनली वो जाएंगे एम्पुलरी रीजन पर। द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी। और अगर ये काम 14th डे पे ही हो रहा है साइकिल के, तो 14th डे पे फीमेल रिलीज करेगी ओवम। तो ये जो ओवम रिलीज हुआ ये भी कहां पे आएगा, एम्पुलरी रीजन में आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एम्पुलरी रीजन में होता है फर्टिलाइजेशन, एम्पुलरी रीजन में होता है फर्टिलाइजेशन। हालांकि एनसीईआरटी गलत लिखती है, फर्टिलाइजेशन होता है इस्थमस में, ठीक है, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा है वही सही है। फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा, एम्पुलरी रीजन में होगा। देखो
नीचे भी सेम डायग्राम हुआ क्या? ये है वजाइना जिसको हम बोलते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। अब यहाँ से मेल ने रिलीज किया अपना सीमेन, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, ठीक है। और ये पूरा जो प्रोसेस है वो है कोइटस या कोपुलेशन। अब यहाँ से सीमेन जो है वो गया सर्विक्स में, सर्विक्स के बाद स्पर्म जाएंगे किसमें? यूट्रस में। स्पर्म जाएंगे यूट्रस में। अब यूट्रस से वो ट्रेवल करके आएंगे एम्पुलरी रीजन में। कहाँ पे आगे? एम्पुलरी रीजन में। और एम्पुलरी रीजन में क्या होगा कि यहाँ से जो ओवम आया था वो भी पहुंच गया कौन से रीजन में? एम्पुला में। तो एम्पुला के अंदर स्पर्म भी है और एग भी है। स्पर्म और एग मिलेंगे तो बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे है? एम्पुला में। और एम्पुला किसका पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब का, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? एम्पुला में, जो कि पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। अब देखो, fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region। अब मान लो स्पर्म तो आ गया एम्पुलरी रीजन में और फीमेल की ओवरी ने एग रिलीज नहीं किया, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। या फिर ओवम तो आ गया पर फीमेल की बॉडी में स्पर्म आया ही नहीं एम्पुलरी रीजन में, तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो तुम्हें लग नहीं रहा कि फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत कम है ना? यानी फीमेल की जो पूरी 28 डेज की साइकिल है उसमें ओवम तो एक ही दिन रिलीज हो रहा है और उस एक दिन जब स्पर्म आएगा एम्पुलरी रीजन में तभी फर्टिलाइजेशन होगा, वरना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो प्रेगनेंसी इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तो सारे जो कोइटस है, सारे जो कॉपुलेशन है, क्या उनकी वजह से प्रेगनेंसी हो सकती है? नहीं। सारे इंटरकोर्स की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि बॉडी में स्पर्म आया पर उस टाइम फीमेल ने एग नहीं रिलीज किया, तो तब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। This is the reason why not all copulations lead to fertilization and pregnancy। यही रीजन है कि सारे पॉपुलेशन की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता और प्रेगनेंसी नहीं होती। The process of fusion of a sperm with ovum is called fertilization। जब एम्पुलरी रीजन में स्पर्म और एग मिलते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Fertilization। क्या बोलते हैं? Fertilization। During fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms। हाँ, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि एक इजैकुलेशन में मेल कितने स्पर्म रिलीज करता है? 200 to 300 मिलियन। लेकिन इनमें से 60% तक के पास ही है नॉर्मल शेप और साइज, और उसमें से भी 40% के पास ही है विग्रस मोटिलिटी, है ना। फिर उन 40% में से भी कुछ ही पहुंच पाएंगे इन एम्पुलरी रीजन। अब ये एग है एम्पुलरी रीजन में, एक स्पर्म आया एग के पास, ठीक है। अब ये यूं भी तो हो सकता है कि एक साथ बहुत सारे स्पर्म आ जाए एग के पास, है ना। अब एक स्पर्म आया एग के पास, जो भी सबसे पहले एग के पास पहुंचेगा वो आएगा इस एग की जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में। किसके कांटेक्ट में? जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में। देखो ये ओवम है, सेकेंडरी ओसाइट ने ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या किया था? अपने चारों तरफ एक लेयर बना ली थी जिसका नाम था जोना पेलुसिडा। अब ये पहला स्पर्म आया, ये सबसे पहले पहुंचा ओवम के पास, तो किसके कांटेक्ट में आएगा? ये जोना पेलुसिडा के पास। और जोना पेलुसिडा में कुछ ऐसे चेंजेस कर देगा कि अब दूसरे स्पर्म इस जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में नहीं आ सकते, ठीक है। तो एक बार में एक ओवम को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। अगर दो आ गए तो फिर वो और अलग चीज है जो तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है। तुम्हें सिर्फ कितना पढ़ना है कि स्पर्म आया कौन से लेयर के कांटेक्ट में? जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में, और उसने इस मेम्ब्रेन को चेंज कर दिया। अब अगर मेम्ब्रेन चेंज होगी तो बाकी स्पर्म इसके कांटेक्ट में नहीं आ, ठीक है। मतलब दूसरे स्पर्म्स की एंट्री को ये कर देगा ब्लॉक। Thus it ensures that only one sperm can fertilize one ovum, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये इंश्योर कर देता है कि एक ओवम को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। The secretions of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane। अब देखो ओवम है, ओवम के अराउंड क्या प्रेजेंट है?
ये वाली लेयर तो क्या है, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के बाहर प्रेजेंट है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। क्या है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। और ये जो पिंक स्पेस दिख रहा है ना, पिंक स्पेस का नाम है पेरीविटलाइन स्पेस। इस स्पेस का नाम क्या है, पेरीविटलाइन स्पेस। एनसीईआरटी से बाहर का इसमें जो भी है वो मंडे को पढ़ाऊंगी, पर अभी तुम्हें इसका ना लेबलिंग याद रखना है। हमेशा आता है इस पे क्वेश्चन और हम भूल जाते हैं कि कहाँ पे क्या था। तो मैं तो इसको, जैसे हमारे सीबीएसई में सीजीपीए नहीं होता है, तो मैं इसको CZPA से याद रखती थी। जी ना याद करके Z, CZPA। C से तो क्या हो जाएगा, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। फिर Z से क्या हो जाएगा, जोना पेलुसिडा। और P से हो जाएगा पेरीविटलाइन स्पेस। ठीक है, तो CZPA, CGPA होता है ना, तो CZPA। ठीक है, तो C से सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, हमेशा आता है क्वेश्चन यहाँ से। C से सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, फिर Z से जोना पेलुसिडा। ये जो पिंक है ना, पिंक जो स्पेस दिख रहा है, इसके बाहर वाली जो ब्लैक लाइनिंग है, ये है जोना पेलुसिडा। और बीच का जो खाली स्पेस है वो है पेरीविटलाइन स्पेस। और अंदर रखा हुआ है, अंदर रखा हुआ है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेशक स्टार मार्क कर लेना, हमेशा आती है इसकी लेबलिंग पेपर में। ठीक है, अब क्या हुआ, नीचे जो इसने दूसरे स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक कर दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक ही स्पर्म एक बार में एक ओवम को फर्टिलाइज कर पाएगा। अब हमने देखा था कि जो स्पर्म है, स्पर्म का जो हेड है, हेड के भी एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर। उस कैप लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, एक्रोसोम। अब एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। एक्रोसोम के अंदर होंगे एंजाइम्स। तो इस एक्रोसोम की हेल्प से स्पर्म जो है वो एंटर कर जाता है ओवम के साइटोप्लाज्म में, लेकिन उससे पहले उसको क्रॉस करना पड़ेगा जोना पेलुसिडा को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। देखो जो स्पर्म है ना, स्पर्म को पहुंचना है ओवम के साइटोप्लाज्म में। स्पर्म को, यहाँ ध्यान दो सब, स्पर्म को पहुंचना है ओवम के साइटोप्लाज्म में। तो उससे पहले स्पर्म को किस किस को कवर करना होगा, जोना पेलुसिडा को और ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब यहाँ से इसको पेनिट्रेट करके जाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए इसकी हेल्प करेगा एक्रोसोम। कौन हेल्प करेगा, एक्रोसोम। स्पर्म को कहां तक पहुंचना है, ओवम के साइटोप्लाज्म तक। स्पर्म को पहुंचना है ओवम के साइटोप्लाज्म तक। इसके लिए उसको क्रॉस करना होगा जोना पेलुसिडा को और ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। किस किस को क्रॉस करना होगा, जोना पेलुसिडा को और ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इस काम में स्पर्म की हेल्प कौन करेगा, एक्रोसोम। This induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte. अब जैसे ही स्पर्म पहुंचेगा ओवम के साइटोप्लाज्म में, तो जो सेकेंडरी oocyte है उसका meiosis 2 कंप्लीट। सेकेंडरी oocyte का meiosis 2 हो जाएगा कंप्लीट। अब सेकेंड meiosis 2 की वजह से क्या होगा, meiosis 2 भी कैसा डिवीजन है, अनइक्वल है। तो एक तो बनेगा ओवम, एक तो बनेगा ओवम जो कि है हैप्लॉइड, और ओवम को एक और नाम से जानते हैं ऊटेड। और साथ में बनेगी सेकंड पोलर बॉडी, साथ में बनेगी सेकंड पोलर बॉडी। ठीक है, सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म। अब जो स्पर्म है, स्पर्म की प्लॉइडी क्या थी, एन, हैप्लॉइड है ना, स्पर्म भी हैप्लॉइड था एन, और ओवम भी है हैप्लॉइड यानी एन। तो स्पर्म और ओवम जब मिलेंगे एम्पिलरी रीजन में, तो हमें मिलेगा डिप्लॉइड जाइगोट। क्या मिलेगा, डिप्लॉइड जाइगोट। तो बताओ जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे, 46। जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे, 46। अब टॉपिक क्या है हमारा, अब तक तो हमने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन। बंद मत करना, टॉपिक क्या पढ़ा हमने, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या है, ड्यूरिंग पॉपुलेशन या कोइटस, ड्यूरिंग पॉपुलेशन या कोइटस मेल जो है वो करेगा फीमेल को इंसेमिनेट। मेल फीमेल को क्या करेगा, इंसेमिनेट। मेल विल इंसेमिनेट फीमेल, है ना। और कहां पे डालेगा स्पर्म, उसके वजाइना में यानी जेनाइटल ट्रैक्ट में। ठीक है, अब इसके अंदर फीमेल के वजाइना में क्या डाला गया है, सीमेन। क्या डाला गया है, सीमेन। अब क्या होगा, जो स्पर्म है, स्पर्म कैसे ट्रैवल करेंगे, स्पर्म विल मूव रैपिडली, है ना।
जल्दी जल्दी जाएंगे, स्पर्म स्विम करेंगे। और कहाँ जाएंगे अब ये? यूट्रस में। स्पर्म कहाँ पे जाएंगे? यूट्रस में। पर उसके पहले देखो, पहले तो स्पर्म है वजाइना में, वजाइना के बाद ये जाएंगे सर्विक्स में, और सर्विक्स से फिर यूट्रस में। ठीक है, वजाइना, वजाइना से सर्विक्स और सर्विक्स से यूट्रस। अब स्पर्म जो है यूट्रस के बाद ये जाएंगे एम्पुला में। कहाँ पे जाएंगे? एम्पुला में। यूट्रस के बाद ये गए एम्पुला में, और उधर से अगर फीमेल ने रिलीज कर दिया ओवम या एग, ठीक है, तो ये ओवम भी ट्रेवल करके आएगा कहाँ तक? एम्पुला तक। तो अब एम्पुला में कौन पहुंच गया? स्पर्म भी और एग। स्पर्म भी पहुंच गया और एग भी पहुंच गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला। वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे होता है? एम्पुला में। कोई नहीं भूलेगा इसको। कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन? एम्पुला में। अब क्या सारे कॉपुलेशन की वजह से प्रेगनेंसी हो सकती है? नहीं, है ना? तो ऑल कॉपुलेशंस कैन नॉट लीड टू प्रेगनेंसी। ऑल कॉपुलेशंस डू नॉट लीड टू प्रेगनेंसी। क्यों नहीं होता? समझ आ गया? हाँ। लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं। सारे कॉपुलेशंस की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? स्पर्म और ओवम का मिलना। ये तो लिखवाने की जरूरत है नहीं, है ना? फर्टिलाइजेशन क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स या फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। अब इसके बाद क्या था? स्पर्म जो है वो आएगा ओवम के पास, है ना? और ओवम की कौन सी लेयर के कांटेक्ट में आता है? ज़ोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में। स्पर्म विल, इससे पहले कुछ और भी था। स्पर्म विल कम इन कांटेक्ट विद ज़ोना पेलुसिडा, जो कि किसकी लेयर है? ओवम की। ज़ोना पेलुसिडा ऑफ ओवम। और ये इसके कांटेक्ट में आने के बाद स्पर्म क्या करेगा? विल चेंज क्या चेंज कर देगा? ज़ोना पेलुसिडा का जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज कर देगा, ताकि और स्पर्म उसको एनकाउंटर ना कर पाए। ठीक है, विल चेंज एनवायरनमेंट ऑफ ज़ोना पेलुसिडा। क्यों? टू एंश्योर द ब्लॉकेज ऑफ अदर स्पर्म्स। अब स्पर्म को पहुंचना है एग के साइटोप्लाज्म के पास, है ना? स्पर्म को कहां पहुंचना है? एग के साइटोप्लाज्म में। ये है साइटोप्लाज्म। यहाँ तक पहुंचना है स्पर्म को, पर इससे पहले इसको क्रॉस करना होगा एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, है ना? एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करना होगा, और एक ज़ोना पेलुसिडा। बाहर वाली लेयर कौन सी होगी? ज़ोना पेलुसिडा। तो अगर स्पर्म को साइटोप्लाज्म तक पहुंचना है तो इसको किसको क्रॉस करना होगा? ज़ोना पेलुसिडा को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इस काम में स्पर्म की हेल्प कौन करेगा? एक्रोसोम। कौन हेल्प करेगा? एक्रोसोम हेल्प करेगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसमें भरे हुए हैं एंजाइम्स, ये इसको पेनिट्रेट करता हुआ जाएगा। फिर क्या होगा? जैसे ये था हमारे पास सेकेंडरी oocyte, ये क्या है? सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ पे जैसे ही आया स्पर्म आने के बाद क्या होगा? सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा।
मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा। और मियोसिस 2 होने की वजह से अब सेकेंडरी oocyte दो चीजें बनाएगा, एक तो ओवम जिसको हम बोलते हैं oocyte, और ओवम की प्लॉइडी क्या होगी एंड, यानी ये होगा हैप्लॉइड। क्रोमोसोम नंबर इसका 23। साथ में बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी। और अब ये ओवम और स्पर्म मिलके बनाएंगे जाइगोट। क्या बनाएंगे? जाइगोट। जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी 2n। क्रोमोसोम नंबर 46, इसको बोलेंगे डिप्लॉइड। क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। तो ये तो प्रोसेस थी फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस किसकी है? फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक किसी को दिक्कत? सेकेंड पोलर बॉडी या ओवम सिर्फ कब बनेगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा या स्पर्म बॉडी में एंटर करेगा। ठीक है, देखो डायग्राम में क्या है हमारे पास, अंदर है ओवम। अंदर क्या है? ओवम। ओवम के बाहर ये जो स्पेस है, इस स्पेस का नाम क्या है? पेरीविटलाइन स्पेस। स्पेस का नाम क्या है? पेरीविटलाइन स्पेस। उसके बाद ये जो लेयर है, इस लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा। लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। ये क्या है? सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। याद कैसे रखोगे? CZPA। C से सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, Z से जोना पेलुसिडा, P से पेरीविटलाइन स्पेस। P से हो जाएगा पेरीविटलाइन स्पेस। ठीक है, अब इसको भूल ले और गलत किया तो फिर देख लेना। तुम दोनों को बोलो, तुम दोनों पक्का गलत करके आ गए। ऐसा ना करो। उड़ो हुए कौन है यहाँ पे? आरती। One है। One has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself. बेबी का जो सेक्स है कि वो मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी होगा, वो कब डिसाइड होता है? जब बनता है जाइगोट। जब बनता है जाइगोट। अब होता क्या, 10th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि XX क्रोमोसोम होता है फीमेल के अंदर, XX क्रोमोसोम होता है फीमेल के अंदर, और XY क्रोमोसोम होता है मेल के अंदर। XY क्रोमोसोम होता है मेल के अंदर। एक क्रोमोसोम ये है, एक ये है। एक क्रोमोसोम X है और एक क्रोमोसोम Y है। अब हमें बनाना है जाइगोट। क्या बनाना है? जाइगोट। अब क्या होगा देखो, जाइगोट के अंदर क्या पॉसिबिलिटी कि मदर की साइड से या तो आए X, मदर की साइड से तो दोनों में से आएगा तो X ही आएगा। मदर की साइड से तो X ही आ सकता है, पर फादर की साइड से क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो X आ सकता है या Y आ सकता है। अगर फादर की साइड से X आया तो X और X मिलके बनाएंगे फीमेल बेबी। क्या बनाएंगे? फीमेल बेबी। मतलब ये जाइगोट जो बनेगा वो क्या होगा? फीमेल। बट अगर मदर की साइड से तो देखो क्या आना है? X। लेकिन अगर फादर की साइड से आया Y तो बनेगा मेल फीटस। क्या बनेगा? ठीक है, तो जो बच्चे का सेक्स है कि वो मेल है या फीमेल है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? मदर या फादर? कौन कर रहा है? फादर। कौन डिसाइड कर रहा है? फादर। तो बच्चे का सेक्स कभी भी मदर डिसाइड नहीं करती, हमेशा कौन डिसाइड करता है? फादर डिसाइड करता है। ठीक है, लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या है कि अगर लड़कियां हो जाती बहुत सारी तो किसको ब्लेम किया जाता है? फीमेल को। किसको ब्लेम किया जाता है? फीमेल को। बट एक्चुअल में फीमेल तो वो डिसाइड करती, हालांकि डिसाइड तो मेल भी नहीं करता। हाँ, मतलब ये तो रैंडम है कि फादर की साइड से X आएगा या Y आएगा, बट फीमेल का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो डॉटर होने में रोल मेल कर रहे हैं। मेल का भी नहीं है, मैं तो स्पोर्ट्स का है। ठीक है, सही बंद कर दी उसने। नहीं on है। पढ़ो भी। As you know, the chromosome pattern in the human female is, याद रखना, chromosome pattern in human female is XX and in the male is XY. Therefore, all the haploid gametes produced by the female have the sex chromosome
case whereas the male gamete the sex chromosome could be either X or Y. मतलब क्या बोला गया कि फीमेल की साइड से तो हमेशा क्या आएगा, X आएगा, पर मेल की साइड से X भी आ सकता है और Y भी आ सकता है। यानी 50% चांसेस हैं कि स्पर्म या तो X लेके आएगा या Y लेके आएगा। स्पर्म या तो X लेके आएगा या Y लेके आएगा, ठीक है। आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट जाइगोट की क्या हो सकता है क्रोमोसोम, या तो XX या XY, डिपेंड करता है कि स्पर्म X लेके आया है या Y लेके आया है। द जाइगोट कैरिंग, जिस जाइगोट के पास XX होगा, जाइगोट का सेक्स क्या होगा, फीमेल, और जिसके पास XY होगा उसका सेक्स होगा मेल। दैट इज व्हाई साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट बाय द मदर। ठीक है, साइंटिफिकली हम क्या कहेंगे कि बेबी का जो सेक्स है वो कौन डिसाइड करता है, फादर, मदर डिसाइड नहीं करती। ठीक है, ये तो जनरल बात थी जो हमें पहले से ही पता थी। अब क्या है, यहाँ ध्यान से पढ़ना। The mitotic division starts as the zygote moves through the isthmus. Zygote fallopian tube के कौन से रीजन में बना था, एम्पुला। कहाँ बना था, एम्पुला में। एम्पुला के बाद fallopian tube का कौन सा पार्ट आता है, isthmus। तो अब जाइगोट ट्रेवल करके जाएगा isthmus। कहाँ पे जाएगा, isthmus में, और जैसे जैसे वो isthmus की तरफ जाता है उसमें शुरू हो जाता है माइटोटिक डिवीजन। जाइगोट में क्या शुरू हो जाता है, माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाता है। और इस माइटोटिक डिवीजन को जो कि जाइगोट में चल रहा है इसको बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं, क्लीवेज। ठीक है, तो जाइगोट बना तो एम्पुला रीजन में था, वो isthmus में गया, isthmus के बाद वो जाएगा यूट्रस में। तो जब वो एम्पुला से यूट्रस की तरफ जा रहा है थ्रू isthmus, तो उसमें माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाता है और इस डिवीजन को बोलते हैं क्लीवेज। इस माइटोटिक डिवीजन को ही बोलते हैं क्लीवेज। अब माइटोटिक डिवीजन में एक बार में एक सेल से कितने सेल बनते हैं, दो। एक बार में एक सेल से दो सेल बनते। तो ये जाइगोट था, जाइगोट में फर्स्ट माइटोसिस हुआ तो दो सेल बने। फिर अब ये दो आगे बनाएंगे 4, वो 4 आगे बनाएंगे 8, फिर बनेंगे 16। तो डिवीजन कैसे चल रहा है, जाइगोट था उससे बने 2 सेल, 4 सेल, 8 और फिर 16 डॉटर सेल। जो आगे सेल बनते जाते हैं ना उन सेल्स को बोलते हैं डॉटर सेल्स। क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स। और इन डॉटर सेल्स में जो डॉटर सेल बन रहे हैं इनकी साइंटिफिक टर्म क्या है, ब्लास्टोमियर्स। क्या है इनकी टर्म, ब्लास्टोमियर्स। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 blastomeres is called morula। हुआ क्या कि एम्पिलरी रीजन में बन गया था जाइगोट। एम्पिलरी रीजन में यहाँ पे क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। फिर जाइगोट आगे ट्रेवल करेगा तो कितने सेल बन गए, तो 2 से बन गए 4, फिर आगे बन गए 8 और 8 के बाद बनेंगे 16। जाइगोट के बाद जो स्टेज बनती है ना वो एम्ब्रियो बनता जा रहा है। जाइगोट के बाद क्या बनता जा रहा है, एम्ब्रियो। तो ऐसा एम्ब्रियो जिसके पास 8 से लेके 16 सेल हैं उस एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं, ऐसा एम्ब्रियो जिसके पास 8 से लेके 16 सेल हैं उस एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं, मोरुला। हमारे पास था जाइगोट, जाइगोट के बाद हमें एम्ब्रियो बनाना है। जाइगोट के बाद क्या बनाना है, एम्ब्रियो। तो जाइगोट जो है ना वो डिवाइड करना शुरू कर देता है। पहले 2 सेल बने, फिर 4, फिर 8, फिर 16। और ये जो सेल बन रहे इन सेल्स को क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर। ये जो सेल है अंदर इन सेल्स को बोलेंगे ब्लास्टोमियर। और ऐसा एम्ब्रियो जिसके अंदर 8 से 16 ब्लास्टोमियर हैं उसको बोलेंगे मोरुला। उसको क्या बोलेंगे, मोरुला। तो मोरुला में कितने ब्लास्टोमियर होते हैं, 8 से 16। The morula continues to divide। और मोरुला के अंदर भी क्या होता रहेगा, डिवीजन। मोरुला के अंदर भी क्या होता रहेगा, डिवीजन। और मोरुला चेंज हो जाएगा इनटू ब्लास्टोसिस्ट। मोरुला किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में, एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस। अब क्या हुआ, यहाँ पे बन गया मोरुला, ये क्या बन गया, मोरुला। फिर मोरुला आगे जा रहा है यूट्रस में, मोरुला आगे जा रहा है यूट्रस में और डिवीजन चलता जा रहा है। तो मोरुला अब क्या बना देगा, ब्लास्टोसिस्ट। मोरुला बना देगा ब्लास्टोसिस्ट बना देगा जैसे जैसे वो यूट्रस में जा रहा है। The blastomeres in the blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast and an inner group of cells attached to the trophoblast called inner cell mass। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि अब इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो सेल हैं, जो ब्लास्टोमियर हैं, अब वो 2 लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। एक तो है बाहर वाली लेयर जिसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट, एक तो बाहर वाली लेयर जिसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। और इस ट्रोफोब्लास्ट से ही कुछ सेल्स अटैच हैं जिनको हम बोलेंगे इनर सेल मास। इनको बोलेंगे इनर सेल मास। इनर सेल मास क्या है, इनर ग्रुप ऑफ सेल्स। मतलब इन ब्लास्टोमियर्स ने अब 2
लेयर बना दी, आउटर लेयर तो होगी ट्रोफोब्लास्ट और इनर हो गया इनर सेल मास। इनर ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलेंगे इनर सेल मास। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम। ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, बाहर वाली लेयर है ना, यही जाके अटैच होगी यूट्रस के एंडोमेट्रियम से, ठीक है। और जो इनर सेल मास है उसमें अब शुरू हो जाता है डिफरेंशिएशन, और इनर सेल मास ही डिफरेंशिएट होके बना देता है पूरा एम्ब्रियो। इनर सेल मास ही डिफरेंशिएट होके बना देगा पूरा एम्ब्रियो। तो हम बने हुए किससे हैं? इनर सेल मास से। हम किससे बने हुए? इनर सेल मास से। इनर सेल मास ने पूरा एम्ब्रियो बना दिया, और जो बाहर की कवरिंग है वो कवरिंग जाके अटैच हो गई टू एंडोमेट्रियम। देखो यहाँ ध्यान से देखना, ई तो क्या है? मोरुला। ई क्या है? मोरुला, जिसके अंदर कितने ब्लास्टोमियर हैं? 8 से 16। अब मोरुला के अंदर भी ब्लास्टोमियर्स डिवाइड करते जा रहे हैं, और एफ बन गया ब्लास्टोसिस्ट। एफ बन गया ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमियर हैं वो एक तो ये रेड वाली बाहर वाली लेयर बना देंगे जिसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर सेल मास बना है वो क्या है? इनर ग्रुप ऑफ सेल्स। अब क्या होगा? ये ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो जाएगा टू एंडोमेट्रियम। ट्रोफोब्लास्ट तो अटैच हो गया टू एंडोमेट्रियम, और जो ये अंदर वाला इनर सेल मास है ये बना देगा एम्ब्रियो। ये क्या बना देगा? पूरा एम्ब्रियो बना देगा। अब जो ट्रोफोब्लास्ट अटैच हुई है एंडोमेट्रियम से, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। तो हुआ क्या? आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। जैसे ही ये ट्रोफोब्लास्ट यहाँ एंडोमेट्रियम से अटैच हुई तो अब एंडोमेट्रियम डिवाइड करती है और इस ट्रोफोब्लास्ट को चारों तरफ से घेर लेगी, इसको कवर कर लेगी। तो ये क्या होगा? पूरे तरीके से इस एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो जाएगा। पहले तो आगे ये सिर्फ चिपका था ना यहाँ पे, फिर एंडोमेट्रियम डिवाइड करने लग गया, और डिवाइड करके एंडोमेट्रियम ने इसको सारा कवर कर लिया। तो अब पूरा जो हमारा ये स्ट्रक्चर था, ब्लास्टोसिस्ट था, ये एंडोमेट्रियम की लेयर से कवर हो गया। समझ रहे हो? जैसे ये थी एंडोमेट्रियम की लेयर, यहाँ पे आया ट्रोफोब्लास्ट है ना बाहर वाली लेयर, ये सिर्फ अटैच हुई यहाँ पे, फिर एंडोमेट्रियम ने क्या किया? इसको चारों तरफ से कवर कर लिया, पूरा इसको एम्बेड कर लिया अपने अंदर, दसा लिया पूरा। तो इसकी वजह से क्या हुआ? ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन जब होगा ना तभी हम बोलेंगे कि फीमेल है प्रेग्नेंट, ठीक है। इम्प्लांटेशन के बाद ही क्या होगी? प्रेगनेंसी। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, मान लो आज फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन कौन सा रीजन में होता है? एम्पुला में। फर्टिलाइजेशन होने के लगभग 7 दिन बाद होता है इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो मतलब कि अगर हमें ये चेक करना है कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं, तो फर्टिलाइजेशन की कितने दिन बाद चेक करेंगे? 7 दिन बाद। 7 दिन से पहले कोई भी रिजल्ट नहीं बता सकता कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर इम्प्लांटेशन होगा तो ही प्रेगनेंसी होगी। इम्प्लांटेशन अगर किसी वजह से अनसक्सेसफुल रहा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। मन मत करना, लिख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये। हमें क्या मिल गया था? जाइगोट। कौन से रीजन में बना जाइगोट? एम्पुला। कौन से रीजन में बना? एम्पुला। अब जाइगोट के अंदर शुरू हो जाएगा माइटोसिस। अब जाइगोट गया है कौन से रीजन में? इस्थमस। कौन से रीजन में? इस्थमस में। इस्थमस के बाद ये जाएगा यूट्रस में। इस्थमस के बाद ये जाएगा यूट्रस में। चल क्या रहा है? यहाँ पे जाइगोट था, जाइगोट पे माइटोसिस हुआ, तो पहले एक सेल से बनेंगे इसके अंदर 2 सेल, एक सेल से बन गए इसके अंदर 2 सेल। ये है डॉटर सेल। ये जो सेल बन रही है क्या है? डॉटर सेल्स। और डॉटर सेल्स का नाम क्या दिया हमने? ब्लास्टोमियर। ध्यान से सुन लो सारे, डॉटर सेल्स का नाम क्या है? ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। अब क्या होगा? 2 के बाद फिर से माइटोसिस होगा इसमें, और 2 से फिर कितने सेल बनेंगे? 4। 2 से फिर सेल बनेंगे 4। मतलब अब इसके अंदर कितने ब्लास्टोमियर हैं? 4। फिर क्या होगा कि इस एम्ब्रियो के अंदर जब बन जाएंगे 8 से लेके 16 ब्लास्टोमियर्स, 8 से लेके 16 ब्लास्टोमियर्स, तो इस एम्ब्रियो को बोलेंगे मोरुला। नाउ एम्ब्रियो इज कॉल्ड मोरुला। इसको क्या बोलेंगे? अब
मोरुला बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मोरुला के अंदर फिर से क्या होगा, डिवीजन। अब ये मोरुला किस में जाएगा, यूट्रस में, है ना। कहाँ पे जाएगा ये, यूट्रस में। तो यूट्रस में जाके अब मोरुला के अंदर डिवीजन कंटिन्यू रहेगा, है ना। ब्लास्टोमेयर्स में माइटोसिस कंटिन्यू रहेगा और अब मोरुला के बाद बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या होगा, here blastomeres will arrange into अरेंज इनटू, एक तो होगा आउटर जो है वो तो होगा ट्रोफोब्लास्ट, आउटर तो होगा ट्रोफोब्लास्ट, और जो है इनर ग्रुप ऑफ सेल्स उसको बोलेंगे, इनर ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे, इनर सेल मास। इसको बोलेंगे इनर सेल मास। इनर सेल मास ही आगे डिफरेंशिएशन करके बनाता है एम्ब्रियो, ठीक है। तो इनर सेल मास में होगा डिफरेंशिएशन और इस डिफरेंशिएशन के बाद बनेगा एम्ब्रियो। क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और जो ट्रोफोब्लास्ट है ये अटैच हो जाएगा टू एंडोमेट्रियम, will attach to endometrium। अब जैसे ये थी एंडोमेट्रियम, यहाँ पे आके अटैच हो गया ब्लास्टोसिस्ट। कौन अटैच होता है यहाँ पे आके, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट की ये जो आउटर वॉल है इसको बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट, इसको बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। और यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है इनर ग्रुप ऑफ सेल्स इसको बोलेंगे इनर सेल मास, इसको बोलेंगे इनर सेल मास। और अब क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम क्या करेगा, इस पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगा, है ना। एंडोमेट्रियम क्या करेगा, पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगा। और अब इस प्रोसेस को बोलेंगे, पूरा एम्बेड हो गया ना इसमें, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो गया, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंडोमेट्रियम कवर्स ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड इनटू एंडोमेट्रियम। और अब इस प्रोसेस को बोलेंगे इम्प्लांटेशन। Implantation will lead to pregnancy। कर दो।